आपको एक बात बतलाता हूँ, जितने निजी हथियार लोग रखते हैं शान शौकत के लिए, गुंडागर्दी के लिए और तथाकथित आत्मरक्षा के लिए, ये सारे के सारे हथियार जो हैं अपने आप को मारने के लिए या अपने आप को जेल भेजने के लिए इसी में इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। हथियारों का कोई भी इस्तेमाल या तो आपकी अपनी ज़िंदगी ले लेता है या आपको किसी ऐसे कत्ल में फंसा देता है, हमले में फंसा देता है कि आपका जेल जाना तय हो जाता है। तो हथियार मेरे हिसाब से गैर ज़रूरी हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों को हथियार से दूर रखिए, खुद भी दूर रहिए। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अंधाधुंध तनाव में मत डालिए। बच्चों को गेमिंग जैसे नशे से बचा के रखिए। रात दिन मोबाइल फ़ोन पर जूझने से बचा कर रखिए। एक और बात बतला सकता हूँ मैं आपको, बहुत सारे परिवारों में स्कूल की बड़ी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो किशोरावस्था में हैं, ऐसे बच्चे तरह तरह का नशा भी करने लगे हैं, कोई पैसा अगर उनके हाथ लग जाता है तो न केवल हथियार अपने बचा के रखिए, अपना पैसा भी बचा के रखिए। अगर बच्चों के हाथ में आसानी से पैसा आता है तो नशा बहुत आसानी से उपलब्ध है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। थाईलैंड में 2 दिन पहले एक घटना हुई है। 14 साल के एक स्कूली बच्चे ने अपने दादा की पिस्तौल से पहले दादा दादी को मार डाला घर में, उसके बाद अपने खुद के स्कूल पहुंचा। वहाँ जो सामने दिखे उनको गोली मारते रहा। 7 लोग मारे गए, 20 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। बच्चे हैं, टीचर्स हैं, सभी तरह के लोग हैं उसमें। आखिरी में खुद को भी गोली मार ली और मर गया। अब इसकी जांच कर रही है पुलिस। तो स्कूल का कहना है कि वो पढ़ाई को लेकर तनाव में रहता था। दूसरी तरफ कुछ और लोगों का कहना है कि उसको वीडियो गेमिंग की लत लगी हुई थी। उस लत के चलते हो सकता है कि उसने कुछ खर्च कर लिया। और मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ तो उसमें भी मुझको कुछ बच्चों का ऐसा सुनाई पड़ता है कि माँ बाप के बटुए से पैसा निकाल कर किसी गेमिंग वगैरह का पैसा डाल देते हैं, या किसी बड़े का मोबाइल फ़ोन हाथ में आ गया तो उससे किसी वीडियो गेम वगैरह को रिचार्ज करने का कुछ पैसा डाल देते हैं। ऐसा यहाँ भी बच्चे कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं बच्चे। तो वीडियो गेम का नशा, पढ़ाई का तनाव, दादा की पिस्तौल घर में बच्चे की पहुंच में रहना, इन सब चीज़ों ने मिला के। और दूसरी बात एक और है कि थाईलैंड में हथियारों का, कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह के हथियारों का एक बड़ा लंबा कल्चर है। वहाँ की संस्कृति में जितनी आबादी है उतनी ही बंदूकें हैं, पिस्तौल बंदूक है। एशिया में किसी देश में अगर नागरिकों के अनुपात में, आबादी के अनुपात में सबसे ज़्यादा हथियार हैं तो थाईलैंड उसमें से एक है। मैंने मालूम करने की कोशिश की, अभी 2 दिन पहले BBC पे सुना था कि थाईलैंड की करीब 2500 किलोमीटर की सरहद है म्यांमार के साथ, बगल में, जहाँ पर कि फौजी तानाशाही चल रही है और जहां से हिंदुस्तान में भी बड़ी संख्या में हथियार और नशे का सामान आने की चर्चा होते रहती है। इधर मणिपुर वगैरह जो है वो म्यांमार से जुड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हिंदुस्तान के। तो जहां फौजी हुकूमत रहती है वहां सभी तरह के भ्रष्टाचार बढ़ते चलते हैं। आप ये मान के मत चलिएगा कि निर्वाचित नेता ही भ्रष्ट होते हैं। कई जगह ये गलतफहमी रहती है, इसको फौज के हाथ में दे देना चाहिए। सब नेताओं को गोली मार दो, इसको फौज के हाथ में दे दो। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ फौजी हुकूमत रहती है वहाँ भ्रष्टाचार और ज़्यादा रहता है निर्वाचित लोगों से, क्योंकि उनको तो जाना भी नहीं पड़ता है जवाब देने के लिए जनता के पास किसी चुनाव में। तो खैर, मैं बात कर रहा था बैंकॉक की। 14 साल का लड़का अभी 7 अगस्त को 7 लोगों को मार डाला। और
ये कोई म्यांमार से वहाँ स्मगलिंग से पहुँची हुई बंदूक पिस्तौल नहीं थी, ये लाइसेंसी थी। वहाँ घरों में बड़ा शौक है लाइसेंसी हथियार रखने का, रोक टोक बहुत कम है, बड़ा आसान है हथियार खरीदना, जो चाहे खरीद सकते हैं। मैं तो हमारे इलाके में देखता हूँ, छत्तीसगढ़ और जब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब से देखते आ रहा हूँ मैं कि अगर आपको एक बड़ी बंदूक का लाइसेंस भी लेना है तो उसके लिए आपको कलेक्टर के पास एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, फिर वो कमिश्नर तक जाता है, तब आपका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आपको लाइसेंस मिलता है, फिर आपको कारतूस गिने चुने मिलते हैं, उसका रिकॉर्ड देना पड़ता है, हर साल नवीनीकरण के लिए जाना पड़ता है, हर साल एक किताब रहती थी उसकी एक समय। दूसरी तरफ अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ जितने नागरिक हैं उससे ज़्यादा बंदूकें हैं वहाँ पे, वहाँ बेहिसाब। वो ये मान के चलते हैं अमेरिकी लोग कि लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक फौज के पास इतनी ताकत नहीं है कि पूरी जनता से वो भिड़ सके, यानी जनता के पास इतने हथियार हैं कि अगर फौज आकर उनके इलाके में कार्रवाई करे तो वो फौज के हथियारों का भी सामना कर सकती है जनता। और इसको वहाँ लोकतंत्र के लिए एक डिफेंस, एक रक्षा लोकतंत्र की माना जाता है वहाँ पे। बड़ी अजीब सी बात है ये, लेकिन है वहाँ पे हथियारों का चलन ये थाईलैंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। लेकिन थाईलैंड और अमेरिका में एक फ़र्क है, अमेरिका में भी बहुत से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में और मॉल में गोलीबारी होते रहती है जैसी कि थाईलैंड में भी होती है। फ़र्क ये है कि थाईलैंड में इतने अवैध हथियार भरे हुए हैं कि सरकार को ये मालूम नहीं है कि असल में कितने लोगों के पास में बंदूक पिस्तौल है, इतने हथियार अवैध हैं वहाँ पे। अमेरिका में अवैध हथियार उतने ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि वहाँ सरकार की जांच पड़ताल और जगह जगह उसको रोकना, हथियार देखना ये ज़्यादा है और कानूनी हथियार खरीदना आसान है, इसलिए वहाँ पर अवैध हथियारों का चलन कम है। लेकिन मैं और घटनाएं देख रहा था। सबसे भयानक घटना जो अभी 4 साल पहले 2022 में एक पुलिस की नौकरी छोड़ा हुआ एक आदमी था, वो एक डे केयर सेंटर में चले गया अपनी बंदूक लेकर। डे केयर सेंटर यानी जहाँ छोटे बच्चों को रखा जाता है, और 24 बच्चों सहित उसने कुल 37 लोग यानी 24 बच्चे और 13 दूसरे लोग, बड़े लोग, इतने लोगों को मार डाला, फिर अपने परिवार को मार डाला और खुद को भी मार डाला। कैसे कोई इतनी हिंसा कर सकते हैं ये समझ में नहीं आता है। लेकिन हिंदुस्तान का अधिकतर हिस्सा, मैं इधर यूपी बिहार वगैरह का नहीं जानता, उधर बंदूक लेकर चलना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है और हर्ष फायरिंग कहते हैं। बारात वगैरह में, शादी में कोई जीत के आए हैं तो किसी के जन्मदिन की दावत है तो फायरिंग होती है, बंदूकों से, पिस्तौल से हवा में फायरिंग होती है, उसमें कभी कभी मौतें भी होती है। ये गनीमत है कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ यहाँ बंदूकों का चलन कम है, ऐसे बंदूक चलाते मैंने कम ही लोगों को देखा है। लेकिन थाईलैंड जो है उसके इस बच्चे ने, 14 साल के बच्चे ने जो कत्ल किए हैं, दादा दादी को मारा, स्कूल जाके कई लोगों को मारा और खुद को मार लिया, उसके पीछे की जो 2 वजहें हैं हथियारों की उपलब्धता के अलावा, उसके बारे में मैं सोचता हूँ क्या गेमिंग का नशा, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसमें अगर पैसा हार गया होगा, कुछ होगा, उसके लिए पैसा नहीं दे रहे होंगे दादा दादी, अपने दादा दादी को उसने क्यों मारा 14 साल के लड़के ने? क्या गेमिंग का नशा इतना बड़ा था? क्या वो पढ़ाई लिखाई के लिए बोलते थे? अभी तो कोई सीधा सीधा इसका सबूत नहीं मिल रहा है क्योंकि दादा दादी भी मर गए, वो खुद भी मर गया। स्कूल के बच्चों से 2 चीज़ें पता लगी है, टीचर्स से और बच्चों से, कि गेमिंग का नशा था और पढ़ाई को लेकर तनाव में था। मैं इन्हीं दोनों बातों पे आता हूँ। इधर भी हिंदुस्तान में भी बच्चों में गेमिंग का नशा बहुत हो गया है। वीडियो गेम खेलते हैं, चाहे दांव लगाने का हो ना हो। बहुत सारे लोग ये महादेव सट्टा ऐप जैसे मोबाइल ऐप से पैसा लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, वेट करते हैं कि पैसा आएगा क्या,
ये नशा बहुत हो गया है लोगों में। पढ़ाई का तनाव बच्चों में बहुत है। बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा तनाव में रहते हैं कि वो सामान्य मानसिक स्थिति में नहीं रह जाते, उनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है। माँ बाप उनको ऐसी पढ़ाई में झोंक देते हैं, ऐसे इम्तिहान में झोंक देते हैं जिसके वो लायक नहीं रहते हैं, जिनकी दिलचस्पी नहीं रहती है ऐसे सब्जेक्ट्स में, इम्तिहान में। ऐसे बच्चे भी अंधाधुंध तनाव के शिकार रहते हैं। मैं तो थाईलैंड की घटना को लेकर हिंदुस्तान के माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सोचें, फिक्र करें। बच्चे खुद तो बहुत ज़्यादा अपने बारे में नहीं सोच पाते, लेकिन माँ बाप ज़रूर सोच सकते हैं कि कैसे उनको मोबाइल फ़ोन या गेमिंग इसके नशे से बचाया जाए। पहला, कैसे हथियारों से उनकी पहुँच दूर रखी जाए। अभी कुछ महीने पहले की बात है, इधर उत्तर भारत में एक किसी जगह एक टीचर को मारने के लिए पिस्तौल स्कूल बैग में रख कर एक लड़का चले गया था। घर से अपने पिता की पिस्तौल ले ली थी उसने। आपको एक बात बतलाता हूँ, जितने निजी हथियार लोग रखते हैं शान शौकत के लिए, गुंडागर्दी के लिए और तथाकथित आत्मरक्षा के लिए, ये सारे के सारे हथियार जो हैं अपने आप को मारने के लिए या अपने आप को जेल भेजने के लिए, इसी में इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। हथियारों का कोई भी इस्तेमाल या तो आपकी अपनी ज़िंदगी ले लेता है या आपको किसी ऐसे कत्ल में फंसा देता है, हमले में फंसा देता है कि आपका जेल जाना तय हो जाता है। तो हथियार मेरे हिसाब से गैर ज़रूरी हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस इलाके में आपके घर पे हथियार लेकर लोग हमला करें, ऐसी नौबत नहीं आती है। और अगर ऐसे कोई हमला भी करेंगे तो वो पेशेवर लोग रहेंगे, उनके मुकाबले आप अपना हथियार भी नहीं चला पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को हथियार से दूर रखिए, खुद भी दूर रहिए। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अंधाधुंध तनाव में मत डालिए। बच्चों को गेमिंग जैसे नशे से बचा के रखिए। रात दिन मोबाइल फ़ोन पर जूझने से बचा कर रखिए। एक और बात बतला सकता हूँ मैं आपको, बहुत सारे परिवारों में स्कूल की बड़ी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो किशोरावस्था में हैं, ऐसे बच्चे तरह तरह का नशा भी करने लगे हैं। कोई पैसा अगर उनके हाथ लग जाता है तो न केवल हथियार अपने बचा के रखिए, अपना पैसा भी बचा के रखिए। अगर बच्चों के हाथ में आसानी से पैसा आता है तो नशा बहुत आसानी से उपलब्ध है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके पर्स से, बैग से, अलमारी से 200-400 रुपया गायब होने लगे बीच बीच में। आप ज़बरदस्ती अपने घर पे काम करने वाले लोगों पे शक करेंगे और पता लगेगा कि आपके ख़ानदान का चिराग जो है वही बाहर जाकर उसको फूंक रहा है, नशे पे फूंक रहा है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। तो मैं केवल थाईलैंड की इस घटना को लेकर हिंदुस्तानी माँ बाप को ये सावधान करने आया हूँ, हथियारों से दूर रहिए। गैरकानूनी हथियार तो सवाल ही नहीं उठता। कानूनी हथियार भी मत रखिए, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कानूनी हथियार की। जब असली हमला होता है तो सब हथियार धरे रह जाते हैं और ये हथियार इसी तरह के जुर्म में काम आते हैं। दूसरा, अपने बच्चों को संभाल के रखिए। पढ़ाई लिखाई का अंधाधुंध तनाव मत होने दीजिए। उनको ऐसे कोर्स में, ऐसी पढ़ाई में मत धकेलिए कि उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, वो दिल दिमाग से टूट जाएं। मैंने ऐसे में आत्मघाती हिंसा भी देखी हुई है। मैं ज़्यादा जानकारी देना नहीं चाहता हूँ। तो अमेरिका से लेके थाईलैंड तक बहुत सारे देशों में ऐसी हिंसा हो रही है। जो कुंठाग्रस्त, अवसादग्रस्त, जो मानसिक तनाव से गुजर रहे बच्चे, बड़े थोक में हिंसा कर रहे हैं। अपने बच्चों को बचा के रखिए हिंसा से, अपने बच्चों को बचा के रखिए तनाव से और किसी भी तरह की लत से, चाहे वो मोबाइल गेम की रहे, चाहे नशे के सामान की रहे। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई काम की बात कही है तो हमारे इस YouTube चैनल के लिंक को अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। हो सकता है उनमें से किसी को इससे कोई एक सावधानी बरतने की सीख मिल जाए, नसीहत मिल जाए।
हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या तजुर्बा है। हम फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें। कल का एक समाचार मेरे सामने है, मेरे इलाके में ही एक टक्कर हुई, 2 लोग सड़क पे मरे हुए पड़े हैं। फ़ोटो देखने के लायक नहीं है, आपको दिखाने के लायक भी नहीं है। हेलमेट लगा कर रखिए, बेल्ट उसका बांध कर रखिए, आप सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार के साथ लंबे समय तक जी सकेंगे। जितनी सभ्य दुनिया है उनमें दोपहियों पर चलते हुए हेलमेट लगाना अनिवार्य रहता है।